हेलो माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यार साथियों। आज हम लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट जिसको हम लोग एनपीए भी बोलते हैं उसके बारे में अच्छा समझेंगे। ठीक है। इसमें मेन जो हम लोग को समझना क्या क्या समझ लीजिए। देखिए, एक तो हम लोग को प्रोविजन के बारे में जानना है। ठीक है कि किसका किस एसेट का कितना प्रोविजन है। साथ ही साथ क्या क्या इसका प्रिवेंशन का मेथड है कि एनपीए को कैसे रोका जा सके। ठीक है। तो पता होना चाहिए भाई कि एनपीए होता क्या है। तो चलिए एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं। जीरो से स्टार्ट करते हैं ताकि भाई अब किसको आता है किसको नहीं आता है तो पता है नहीं। तो जीरो स्टार्ट करते हैं भाई आखिर एनपीए बोलने का मतलब क्या होता है। देखिए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलने का मतलब ये होता है, सिंपल भाषा में समझिए। मान लीजिए ये बैंक है। ठीक है। और ये बैंक इस आदमी को क्या दिया, लोन दिया है। ठीक है। तो जनरली नियम क्या है भाई कि इस आदमी को उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है सो बैंक का जो प्रिंसिपल अमाउंट है सो और प्लस इंटरेस्ट दोनों उसको वापस करना होता है। ठीक है। दोनों हम लोग जो और कैसे कटता है वो जनरली देखिएगा ईएमआई में कटता है। हर महीना महीना कुछ पैसा हम लोग कटते रहता है ईएमआई के रूप में, यानी कि इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट के रूप में। ये आपको कटते रहता है ईएमआई, जिसमें थोड़ा सा प्रिंसिपल अमाउंट और थोड़ा सा इंटरेस्ट अमाउंट रहता है। ये जनरली रूल रहता है। पर किसी कारण से ये आदमी अगर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट अगर नहीं दे पा रहा है बैंक को किसी कारण से, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है। ये तो उसका सिंपल मीनिंग है कि भाई अगर किसी कारण से अगर वो नहीं दे पा रहा है तो क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आसान भाषा में बैंक जो इसको लोन दी थी इस पर्सन को, इस ये जो लोन लोन है इससे पैसा वो रिकवर नहीं कर पा रहा, इनकम अपने जनरेट नहीं कर पा रहा। ये हो गया एनपीए बोलने का मतलब। तो एनपीए कितना दिन वो पैसा ना दे, ये कितना दिन तक उसको पैसा ना दे तब एनपीए कहलाएगा, वो आपका 90 दिन तक। कौन डिसाइड किया 90 दिन? 90 दिन डिसाइड किया आरबीआई। ठीक है। तो ये इसका ओवरऑल मोटा मोटी मीनिंग था। अच्छा, इसको थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं बुक का लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है। A non-performing asset is a loan or advance given by a bank or financial institution that stop generating income। यानी कि एनपीए भाई ऐसा लोन और एडवांस है जो हम लोग जो कमर्शियल बैंक जैसे कमर्शियल बैंक इसको दी थी जिससे किसी प्रकार का इनकम जनरेट नहीं हो रहा, आसान भाषा में वो अपना ईएमआई पे नहीं कर रहा। ठीक है। फॉर द लेंडर बिकॉज बोरोवर फेल टू पे द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट, जैसा आपको बताए थे। ठीक है। और इसी के आगे गाइडलाइन लिखा हुआ है कि आरबीआई डिसाइड करती है लोन इज क्लासिफाइड एनपीए इफ द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रिमेन ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 कंटिन्यूअस डेज। ठीक है। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों में से कुछ भी ना दे, ठीक है, लगातार 90 दिन तक, तो वो किस कैटेगरी में चल जाता है, आपका एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये तो उसका सिंपल सा मतलब था बच्चों। ठीक है। अब देखिए, अब इसमें हम लोग क्या होता है ना, इस पे आरबीआई बोलती है या लॉ है कि भाई प्रोविजन बनाना पड़ता है। अब प्रोविजन बनाने का मतलब, प्रोविजन बनाने का सिंपल मतलब है मनी दैट अ बैंक सेट असाइड फॉर इट्स प्रॉफिट टू कवर द पॉसिबल लॉस इफ अ बोरोवर डज नॉट रिपे द लोन। जैसे क्या, इसी उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए इसी एग्जांपल कंटिन्यू अगर हम लोग करेंगे, पहले समझिए। देखिए पहले तो ना कुछ कुछ चीजों को समझ लीजिए। चले एग्जांपल को तो किसी और को समझ लेते हैं। पहले कुछ कुछ समझ लीजिएगा, हर एसेट का अपना एक रिस्क होता है। ठीक है। हर एसेट का एक अपना रिस्क होता है कि भाई इसको लोन दिए हैं तो पैसा कितना चांसेस है मेरा वापस आ जाने का, इसको लोन दिए हैं तो कितना चांसेस आ जाने का। ये है आपका अलग अलग रिस्क। ठीक है। ये अलग अलग रिस्क है। तो सीधा यहाँ से देखिए, पहले एग्जाम्पल से तो समझ लेते हैं। तो मान लीजिए बैंक जो है किसी को 10 लाख रुपए लोन के तौर पे दी है। ठीक है। 10 लाख रुपए लोन के तौर पे दी है एंड द बोरो स्टॉप मेकिंग पेमेंट्स, हियर इज हाउ प्रोविजन कैन बी अंडरस्टूड विद अ क्लियर कैलकुलेशन। अब ये हम लिख के दिए हैं। अब देखिए, अब वो जो एसेट है वो कहला रहा है आपका सब स्टैंडर्ड एसेट। सब स्टैंडर्ड एसेट क्यों कहला रहा होगा, क्योंकि अभी देखिए पढ़ाई तो नहीं है, बस सिंपली समझ लीजिए। सब स्टैंडर्ड एसेट बोलने का मतलब होता है वो एसेट जिसपे पैसा आपको अभी लगभग लगभग साल भर होने चला है लेकिन पैसा नहीं मिला है। ठीक है। लगभग लगभग 12 महीना होने चला है लेकिन उस लोन पे पैसा नहीं आया। वो लोन कितना का था? वो लोन था मान लीजिए हम लोग का 10 लाख का था। 10 लाख का कोई जरूरी नहीं थे। ऐसा कभी मत सोचिएगा बिगिनिंग में ही केवल 10 लाख का था, ऐसा नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कोई कस्टमर हर साल अपना पेमेंट कर रही हो। 5 साल का लोन था मान लीजिए, मान लीजिए टोटल लोन 10 लाख का था। ठीक है। 10 लाख का एग्जूम के टोटल लोन 10 लाख का था। वो 2 साल तक कोई दिक्कत है, पेमेंट किया। तीसरे साल से हो सकता है उस पर्सन के पास कोई फाइनेंशियल क्राइसिस इशू कुछ भी आया हो, तो अब उसके पास जो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट मान लीजिए 7 लाख का है। तो इस 7 लाख पे ना फिर आप देखिएगा, अब यहाँ से ना आपको बाकी तो आपको मिल गया है ना, बाकी तो आपको मिल गया। तो ये जो आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट है ये बोलना चाह रहा है भाई उतना समय तक ठीक ठाक मिल रहा था, अब इतना पैसा आके अटका हुआ है और अब उसमें क्या हो रहा है कि भाई साल भर से पैसा यानी कि 12 महीने से पैसा नहीं मिला, इसलिए उसको किस कैटेगरी में डाल दिया गया है, सब स्टैंडर्ड एसेट। इसको डिटेल में और नीचे ऊपर में देखेंगे तो समझ लेते हैं भाई प्रोविजन में कर क्या रहे हैं। तो क्या अब सपोज मान लीजिए इंटायर लोन क्या था, सिक्योर्ड लोन था।
जितना भी लोन था सिक्योर्ड लोन था, जो इसमें जो लोन मिला था जिस पर्सन को, सिक्योर्ड लोन बोलने का मतलब क्या होगा? सिक्योर्ड लोन बोलने का मतलब है कि जो बैंक जो इसको जो लोन के तौर पे जो अमाउंट दी है, इसके बदले में वो कुछ एसेट अपना गिरवी रख के गया है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोलेटरल। तो जो लॉ है ये बोलता है भाई कि इस अगर ये सब स्टैंडर्ड लोन है, सब स्टैंडर्ड एसेट लोन है, इसका 10 लाख पे अटका हुआ है, इस पे आपको 15% का प्रोविजन निकाल के रखना है। तो 15% बोलने का मतलब क्या हुआ? 10 लाख का 15% यानी कि 1.5 लाख रुपए। ठीक है, अब 1.5 लाख रुपए बोलने का मतलब हो गया कि मान लीजिए सपोज अनुमान लगाइए कि बैंक का टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा था? 20 लाख रुपया। तो इस 20 लाख में 1.5 लाख का हम लोग प्रोविजन निकालने का मतलब भाई कि इस 20 लाख का प्रॉफिट पर 1.5 लाख माइनस करेंगे और मान के चलेंगे हम लोग को प्रोविजन निकालने के बाद इतना पैसा हम लोग का सही मायने में एक्चुअल प्रॉफिट होगा, यानी कि बोलिए रियल प्रॉफिट होगा। ये 1.5 लाख रुपए डूबने का चांसेस है। देखिए मेरा बात सुनिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई हम लोग फिजिकली 1.5 लाख का कैश को कहीं निकाल कर रख देते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोग फिजिकली 1.5 लाख का कैश निकाल कर रखेंगे, हम लोग बस अपना बुक्स में वैसा एंट्री किए हैं, हम लोग अपना बुक्स में वैसा बस दिखाएं कि भाई इस 1.5 लाख रुपया पे, इस 1.5 लाख रुपए पे तलवार लटक रहा है। ठीक है, तो ये प्रोविजन बोलने का मतलब ये नहीं कि बच्चों को लॉस हो ही जाएगा, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों चांसेस है। ठीक है, तो ये था उसका बच्चों मोटा मोटी बोलने का मतलब प्रोविजन, और उस पर कैसे हम लोग जो रेट लगा रहे हैं। सो अब हर एसेट पे अलग अलग रेट है, ये आपको याद होना चाहिए, एकदम मुंह पे याद होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम के समय। अब देखिए कैसे कैसे अलग अलग प्रोविजन है, चलिए देखते हैं। तो अलग अलग एसेट का कैटेगरी है, जैसे सबसे पहला कैटेगरी क्या है आपका? स्टैंडर्ड एसेट। इसमें किसको बोलते हैं? स्टैंडर्ड एसेट। स्टैंडर्ड एसेट बोलने का मतलब हो गया कि लोन इज बीइंग रिपेड रेगुलरली, लोन लगभग हर बार मिल ही रहा था, डज नॉट डिस्क्लोज एनी हायर देन नॉर्मल रिस्क, मतलब हर बार मिल ही रहा था पर बहुत रेयर में 2 बार ऐसा होगा कि पेमेंट नहीं हुआ। तो उस केस में जो नियम है ये बोलता भाई 0 से लेके 1% तक जैसा सेक्टर में लोन गया है वैसा प्रोविजन बनाइए। मान लीजिए अगर वो एग्रीकल्चर सेक्टर में गया है तो कितना का बनाना है प्रोविजन? 2.5% का। ठीक है, 0.25% का, मतलब 0.25 का। अगर एमएसएमई में है तो कितना? 0.4% का। और अगर बाकी सब जनरल है उससे कितना? 1%। तो डिपेंड करता है। ठीक है, अलग अलग। जनरल में कितना है भाई? वो जनरल में फॉर जनरल 1% कॉमर्शियल के इन जनरल, मतलब ये वैरी करता है कितना आपका? 0.25% से लेकर के 1% तक, ऐसे है। ठीक है, फिर आता है क्या आपका? सब स्टैंडर्ड एसेट। सब स्टैंडर्ड एसेट में वो लोग आएगा जिसका पैसा 12 महीने तक नहीं मिला, तो थोड़ा पहले आपको समझाए थे, लिखा हुआ हैज रिमेन एन एनपीए फॉर द पीरियड ऑफ लेस देन और इक्वल टू 12। ठीक है, मतलब 12 साल तक या 12 साल से कम, इतना समय तक पैसा किसी बैंक को ना उस पर प्रिंसिपल मिला है ना उसका इंटरेस्ट मिला है। तो इस पे कितना? 15%। अगर वो सिक्योर्ड लोन है तो, अगर मतलब वो कोई एसेट दिया है तो 15%, और 25% अगर वो अनसिक्योर्ड लोन है तो, मतलब उस पर आपको कोई एसेट नहीं मिला है, बैंक को कोई एसेट नहीं मिला है तो ये प्रोविजन तो बनाने बोल रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा 15% सिक्योर्ड में, 25% अनसिक्योर्ड में। पहले कम हुआ करता था, अभी बढ़ाया गया है। फिर एक एसेट है उसको बोलते हैं हम लोग डाउटफुल एसेट, इसका रिस्क और ज्यादा है। देखिए रिस्क बढ़े जा रहा है, समझिए यहाँ पर कभी कभार पेमेंट नहीं मिलता था, यहाँ साल भर से लगभग लगभग नहीं मिला, अब ये साल भर से ऊपर में भाग रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं? तो हैज रिमेन इन द सब स्टैंडर्ड एसेट कैटेगरी फॉर मोर देन 12 मंथ, साल भर से ऊपर होने चला भाई, साल भर से ऊपर हो गया, पैसा नहीं मिला। इस केस में देखिए क्या है, ये सारा सिक्योर्ड लोन पे है, सारी सब पे एसेट मिला, उसका फिगर है। अनसिक्योर्ड जितना भी होगा ना, अनसिक्योर्ड जितना भी इस तरह का लोन होगा सब पे 100% आपको निकालना पड़ेगा, 100% आपको प्रोविजन बनना पड़ेगा। लेकिन जो सिक्योर्ड है उसका देखिए अलग अलग कैटेगरी बनता है। अगर वो 1 साल तक का है तो 25% सिक्योर्ड एसेट पे, याद रखिएगा सिक्योर्ड यानी कि किसी के बदले में वो लोन के बदले में प्रॉपर्टी दे रखा है। 1 से 3 साल तक हो गया 40%, आपका मोर देन 3 ईयर तो 100%। और अगर वो अनसिक्योर्ड लोन है, मतलब कुछ एसेट नहीं दिया, बस बैंक लोन दे दिया, तो फिर ये कैटेगरी चाहिए कैटेगरी कोई भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हर बार 100% बनेगा। और लॉस एसेट है भाई, जिसमें मतलब आप पैसा रिकवर ही नहीं किया सकता, तो सीधा सीधा क्या है भाई, सीधा इसलिए 100% पूरा ठोक दीजिए, प्रोविजन पूरा पे लगा दीजिए। ये था, आई होप आपको प्रोविजन को लेकर कोई डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, अब समझेंगे बच्चों कि एनपीए होने का मेन कारण क्या है। प्राइमरी कारण क्या है भाई कि एनपीए हो कैसे जा रहा है, मतलब बैंक जो लोन दे रही है, बैंक जो लोन देती है पब्लिक लोगों को, वो लोन डूब क्यों रहा है, पैसा रिकवर क्यों नहीं हो पा रहा है? तो पहला रीजन क्या है? इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर में क्या क्या है आपका देखिए, एक है आपका ए बोल करके पुअर क्रेडिट अप्रेजल,
यानी कि बैंक जिसको लोन दे रही है उसका क्रेडिट वर्दीनेस चेक नहीं कर रही है। क्या चेक नहीं कर रही है? उसका क्रेडिट वर्दीनेस चेक नहीं कर रही है कि इस पर्सन का क्रेडिट वर्दीनेस कैसा है, क्या टाइम पे पैसा देता है कि नहीं देता है। यानी कि बैंक जो बहुत ही रिस्की लोन दे रही है, समझ में आ रहा है? तो इस कारण से क्या भाई, पैसा डूब रहा है। आप ऐसा आदमी को पैसा दे रहे हैं, इस टाइप का आदमी को दे रहे हैं जो लोन रिकवर पेमेंट कर ही नहीं रहा, क्या पैसा डूबेगा ही डूबेगा, है कि नहीं? तो ये लिखा हुआ है, बिफोर अप्रूविंग अ लोन द बैंक फेल्स टू प्रॉपर्ली इवेलुएट द बोरोवर फाइनेंशियल कंडीशन, बिजनेस मॉडल, रिपेमेंट कैपेसिटी और कोलेटरल वैल्यू। तो बताएं कि बैंक सही से जिसको एस्टिमेट नहीं किया है, ये जो आदमी को लोन दे उसके बारे में ठीक से पता नहीं किया है कि क्या इसका जो प्रॉपर्टी है कितना वैल्यू, मार्केट का वैल्यू है, क्या कमाता ठीक ठाक है कि नहीं है, मतलब इसका क्रेडिट वर्दीनेस चेक नहीं किया गया, तो क्या होगा, ऑब्वियस वो लोन डूबेगा। तो पहला पॉइंट यही था। लैक ऑफ पोस्ट डिसबर्समेंट मॉनिटरिंग। अब देखिए क्या होता है, बहुत बार क्या लोन को डिसबर्स बोलने का क्या मतलब हो सर, डिसबर्स बोलने का मतलब होता है कि देखिए पेमेंट जो है ना बैंक जब मान लीजिए जब अकाउंट में क्रेडिट कर देती है, जब भेज देती है बैंक उस पर्सन को, उसको क्या बोलते हैं, डिसबर्समेंट। तो लोन भेज देने के बाद भी कुछ देखना होता है भाई, जब लोन हम जो दे रहे हैं, देखिए जनरली होता क्या है ना, मान लीजिए आप हाउसिंग लोन ले रहे हैं, ठीक है, क्या ले रहे हैं, हाउसिंग लोन ले रहे हैं, होम लोन लिए हैं, परिवार से होम लोन लिए हैं। होम लोन का पैसा आपको वन टाइम में कभी नहीं मिलेगा, वन टाइम में वो कभी नहीं मिलेगा आपको, वो अलग अलग टुकड़ों में मिलेगा। आप 20% काम कराएं, आपको 20% का पैसा मिलेगा। आप अपना घर का 50% काम कराएं, आपको 50% का पैसा मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक बार में वो 100% लोन दे दे। बैंक आपको टुकड़ों में लोन देती है, अलग अलग स्टेजेस में जाकर के। अब जितना परसेंट आपका घर का काम हुआ रहेगा, उतना परसेंट का वो आपको लोन देगा। जनरली वो 3 स्टेज में देना प्रेफर करता है, ठीक है। तो यही है कि भाई लोन तो दे दियो, द बैंक डज नॉट प्रॉपर्ली मॉनिटर वेदर द बोरोवर इज यूजिंग द मनी ऑफ अप्रूवल पर्पस और नॉट। अब मान लीजिए होम लोन आप लिए हैं, होम लोन लिए हैं और बैंक ठीक से चेक नहीं कर रहा भाई कि आदमी घर बना भी रहा है कि नहीं बना रहा है, क्योंकि अगर घर नहीं बनाएगा, पी खा के उड़ा दिया दारू मुर्गा में, तो फिर गया पैसा होम लोन का पूरा डूबा, है कि नहीं बच्चों? तो ये है कि भाई अगर लोन देते हैं तो पहले देख लीजिए कि उसका सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं। सेम लाइकवाइज अगर आप किसी को दान में कुछ देते हैं, किसी को भी, रिस्पेक्टिव ऑफ किसी को भी, अगर आप दान में डोनेशन में कुछ भी देते हैं, तो मस्ट इंश्योर कीजिए कि भाई इस पैसा का इस्तेमाल अच्छा जगह हो। ठीक है, कोई बच्चा भीख मांगने आपके पास आ गया, एक उदाहरण के तौर पे कोई बच्चा आपके पास भीख मांगने आ गया, ठीक है, अगर अब वो बच्चा अगर भूखा हो और वो बेचारा बाद में उसका खाना खाया, तो फिर बहुत अच्छा आप काम किए, इसमें कोई शक का बात नहीं। पर अगर आप वो बच्चा जो आप देख रहे हैं कि वो भाई आपको साफ दिख रहा है कि बच्चा का कंडीशन थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा, मतलब पिया खा टाइप का लग रहा होता है ना, बहुत लोग थोड़ा बच्चा लोग पीने खाने लगता है, क्या जो भीख मांगते रहते हैं तो दिक्कत फाइनेंशियल रहता है। सो अब वो पी खा रहा है, देखेंगे डेंड्राइट प्लास्टिक में लेके फूकते रहता है, अलग तरीके से आपको दिख जाएगा, कभी भी नोटिस कीजिएगा तो। और आपको दिख रहा है वो आपसे पैसा मांगने आ गया और फिर भी आप उसको दे दिए, ठीक है, तो क्या है, मतलब आप दान नहीं दे रहे हैं, आप मूर्खता कर रहे हैं। दोनों में बहुत अंतर होता है, ठीक है। तो ये था दूसरा कारण बच्चों। तीसरा क्या क्या है, डिफेक्टिव लैंडिंग प्रोसेस। अब डिफेक्टिव लैंडिंग प्रोसेस बोलने का मतलब क्या है, लोन्स आर अप्रूव्ड ड्यू टू पर्सनल रिलेशनशिप, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और फेवरेटिज्म इंस्टेड ऑफ प्रॉपर फाइनेंशियल इवैल्यूएशन, दिस ऑफन लिंक क्रोनिक कैपिटलिज्म। अब इसका क्या मतलब है, ये बहुत कॉमन है, देखते हो कि जो बड़ा बड़ा लोन जो डूबता है उसको मेन इन्फ्लुएंस किसका रहता है, नेता लोग का, मिनिस्टर लोग का। मिनिस्टर लोग से ज्यादा धमकी दे देता है बैंक मैनेजर को कि भाई मेरा आदमी है, लोन पास करो, खासकर सरकारी बैंक सबको, ठीक है। नेता लोग को अपना भाई हो सकता है उसका पर्सनल रिलेशनशिप अच्छा हो, उसका दोस्त हो, यार हो, जान पहचान का हो, तो सिर्फ ये बोल करके लोन दे दीजिएगा, लोन रिपे नहीं होगा तो फिर लोन तो डूबेगा ही ना। तो ये 3 बड़ा बड़ा कारण था, प्राइमरी कारण है आपका लोन ठीक से रिकवर नहीं होने का, मतलब एनपीए क्रिएट होने का, एनपीए बनने का, ये 3 बड़ा बड़ा कारण है, ठीक है। एक्सटर्नल कारण क्या है, एक्सटर्नल कारण क्या है, एक्सटर्नल कारण भाई माइक्रो इकोनॉमिक स्लो डाउन। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा मार्केट ही मंदी में चला गया है, जैसे देखिए इकोनॉमिक स्लो डाउन, रिसेशन और डिक्लाइन पर्टिकुलर सेक्टर रिड्यूस द बोरोवर्स इनकम मेकिंग लोन्स रीपेमेंट डिफिकल्ट, ऑब्वियस सी बात है। सोच के देखिए आज आज जैसे कि हम लोग अगर होम लोन लिए हैं, ठीक है, बैंक से हम लोग कहाँ से, बैंक से होम लोन लिए हैं, ठीक है, अभी सब कुछ ठीक ठाक है भाई, अभी भी हम लोग अच्छा से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सब कोई दिक्कत नहीं। एकदम से छिड़ गया बहुत भयंकर वॉर, एकदम से बहुत भयानक वॉर छिड़ जाएगा, तो भाई काम काज मिलना बंद, काम काज मिलना मिल, तो कमाएंगे नहीं तो बैंक का लोन कैसे चुकाइएगा। तो बैंक भी इस बात को समझती है, बैंक भी इस बात को समझती है, खासकर आरबीआई समझती है कि भाई अब ऐसा हो गया तो पेमेंट कहाँ से, जैसे कि देखिए वो था ना कोरोना, कोरोना बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। कोरोना में कितना काम नहीं था आदमी के पास, घर में बैठा हुआ था, तो आरबीआई अपना पावर का इस्तेमाल करके
6 महीना पहले की, उसके बाद शायद साल को 2 साल कर दी कि जो लोन का ईएमआई है उसको एक्सटेंड कर दीजिए। ठीक है, लोन का जो ईएमआई है उसको एक्सटेंड कर दीजिए। मतलब अगर मान लीजिए 6 महीने के लिए इस्तेमाल की थी, उसको मोरेटियम या कॉन्सेटियम कुछ बोलते हैं, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा हमको। 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दी, इट मीन्स व्हाट, किसी को भी 6 महीने तक ईएमआई देने की जरूरत नहीं है भाई। अब क्योंकि सिनेरियो ऐसा क्रिएट हो गया कोरोना का, समझ में आ रहा है ना। तो ये है बच्चों, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, विलफुल डिफॉल्ट। अब विलफुल डिफॉल्ट बोलने का मतलब क्या है, सम बोरोवर्स हैव फाइनेंशियल एबिलिटी टू रीपे बट deliberately avoid repayment. They may also divert the borrowed funds from the personal or unauthorized purpose. अब कुछ लोग होता है जो भाई लोन तो ले लेता है लेकिन जानबूझ के वापस नहीं करता है, चालाकी करता है बहुत लोग। हालांकि बैंक कुछ करती है, ऐसा लोगों को लोग ब्लैकलिस्ट कर दे, उसका सिविल स्कोर इतना खराब कर दे कि कोई भी लोन बैंक उसको लोन देने नहीं जाए। ठीक है, ऐसा भी बहुत कोई लोग है, ऐसा ही बहुत कोई लोग है। तीसरा क्या है, पॉलिसी पैरालिसिस एंड रेगुलेटरी चेंज। अब पॉलिसी जो है डिले इन गवर्नमेंट अप्रूवल और इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, लैंड एक्विजिशन और सडन रेगुलेशन चेंज कैन स्टॉप मेजर प्रोजेक्ट। एज अ रिजल्ट कंपनी कैन नॉट जनरेट इनकम एंड फेल टू रिपे देयर लोन्स ऑन टाइम। बहुत बार ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट का कुछ, मान लीजिए देखिए यहाँ पर क्या बोला, कंपनी कैसे फेल कर रही है। मान लीजिए एक आदमी था, वो अपना बैंक लोन लिया, अपना जमीन उमीन दिखा करके वो खोला क्या, अल्कोहल का बिजनेस, अल्कोहल अल्कोहल का बिजनेस स्टार्ट किया मान लीजिए वो। ठीक है, अब अल्कोहल का बिजनेस स्टार्ट किया, सब कुछ ठीक था, और अचानक से अगला रात तो गवर्नमेंट बोल दी बैन अल्कोहल। अब सोचिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो बना के तैयार कर दिया पूरा बड़ा सा, वो तो उसको डूबा ना, उसका जो मेन पर्पस था वो तो बर्बाद हो रहा है। तो क्या होगा, अब इस तरह का रिपेमेंट कंपनी लोग कर नहीं सकती, तो लॉस, समझ आ रहा है। तो ये था। तो बहुत बार कंपनी का बहुत सारा पॉलिसी बहुत सारा बिजनेस पे ऐसा इम्पैक्ट डालता है कि भाई उस बिजनेस को बहुत बड़ा झटका लगता है, समझ में आया। तो ये था। High level of NPA creates ripple effects of negatively impact banks and corporate sector and overall economy. अब जो ऑब्वियस भाई जितना हाई एनपीए रहेगा उतना तो इकोनॉमी को इम्पैक्ट पड़ेगा। तो क्या दिक्कत आता है, सो देखिए अलग अलग दिक्कत क्या आता है। सबसे पहला दिक्कत आता है इरोजन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। अब जो कंपनी का जो प्रॉफिट है, जैसा दिखाए थे भाई 20 लाख का प्रॉफिट था, अब उसमें भाई उसको 1.5 लाख का तो प्रोविजन काटना पड़ गया, तो 1.5 लाख का वो प्रोविजन काटा, तो फिर बचा कितना, 18 लाख का, 18.5 लाख का। तो ये एक्चुअल प्रॉफिट है, अभी एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, तो क्या हुआ, प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या होता है, उसका कमी आता है। एक पॉइंट हो बच्चों। क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन, अब इसका क्या मतलब हुआ कि क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन बोलने का क्या मतलब हुआ, व्हेन बैंक्स are burdened with bad loans, they become more cautious and giving new loans. As a result, business receive less credit, reducing investment and slow economic growth. अब होगा क्या, सोचिए भाई बैंक का बहुत सारा पैसा बार बार एनपीए में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो क्या हो रहा है, बैंक का जो लोन जो जा रहा है वो एक प्रकार से लॉस बियर कर रहा है। अब लॉस बियर कर रहा है तो दूसरा पब्लिक को जब वो लेंड करने जाएगा तो भाई बहुत स्ट्रिक्ट के साथ डील करेगा, भाई मेरा पैसा डूब रहा है, बहुत स्ट्रिक्टली डूब करेगा, बहुत ज्यादा सावधानी बरतेगा। अब होगा क्या, मार्केट में ये लोग पैसा पूरा सप्लाई क्या कर देगा, कम कर देगा, या तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, ठीक नहीं। और जब वो एकदम से सप्लाई कम कर देगा तो क्या होगा, आपका डेवलपमेंट धीरे डिक्लाइन करने लगेगा। तो ये क्या आपका आपस में सब की चेन की तरह कनेक्टेड है कि भाई अगर ये लोग खराब हो गया तो हम इसका ये क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टेस्ट कर दिए तो भाई समझ लीजिए स्लो डाउन रुक गया, इकोनॉमी का ग्रोथ रुक गया। ठीक है, अब प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, नया वर्कर हायर नहीं होगा, नया वर्कर हायर नहीं होगा तो फिर नया एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगा, तो ये सारा चेन रुक गया। तो ये था ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। अब ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम का मतलब क्या होगा, ट्विन बैलेंस शीट अराइजेस व्हेन बैंकिंग सेक्टर और कॉर्पोरेट सेक्टर फेस फाइनेंशियल स्ट्रेस एट सेम टाइम। अब कभी कभार ऐसा भी होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, मतलब बैंकिंग सेक्टर में पैसा का दिक्कत और कॉर्पोरेट सेक्टर में पैसा का दिक्कत, तब ऐसा होता है। ठीक है, अब देखिए ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम पे क्या क्या है, एक बैंक्स आर बर्डन विद एनपीए, मतलब बैंक के पास इतना ज्यादा एनपीए हो गया कि भाई वो रिकवर नहीं कर पा रहा अपना पैसा। कंपनीज आर बर्डन विद एक्सेसिव डेट, कंपनी लोग इतना लोन ले लिया है बैंक से कि उसको चाह कर भी वापस नहीं कर पा रही है, तो ये सब दिक्कत है बच्चों। ठीक है, फिर क्या हुआ, हायर इंटरेस्ट रेट। To recover losses caused by non-paying borrowers, bank may increase the interest rate charged to honest borrower who repay their loan on time. अब किसी कारण से भाई बैंक को बहुत ज्यादा एनपीए से डर लग रहा है, अब वो लोन बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चार्ज कर रही है, तो इस तरह तो जो इनोसेंट बोरोवर था तो भाई टाइम पे पेमेंट कर उसको भी अब हाई इंटरेस्ट का मार झेलना पड़ेगा बैंक द्वारा। तो पहले उसको 5% में लोन दिया था, अब वो बोला भाई 10% में लोन देंगे, तो हाई इंटरेस्ट का मार कौन झेलेगा, और वैसे बैंक झेलेगी, सॉरी वो लोग झेलेगा, वो बोरोवर लोग झेलेगा जो
अपना पेमेंट टाइमली कर रहा था, यानी कि गलती रहा ये बड़ा बड़ा लोन वाला सबका, झेलना पड़ेगा वो गरीब लोन जो जो गरीब लोन जो उठाया था उसको। तो ये था। अब हम लोग देखेंगे क्या, मैनेजमेंट ऑफ एनपीए, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट को कैसे मैनेज किया जाए, ठीक है, ताकि बैंक सबको भाई कम से कम लॉस हो, जितना कम सके उतना लॉस लोग का मिनिमम हो सके। तो इसके लिए दो तरीके हैं, एक है हम लोग का प्रिवेंटिव मैनेजमेंट और दूसरा क्या होगा क्यूरेटिव मैनेजमेंट। ठीक है, प्रिवेंटिव बोलने का मतलब क्या होता है बच्चों, लोन देने से पहले, सिंपल बोल चल भाषा में, लोन देने से पहले जितना सावधानी आप बरत सकते हैं उतना सावधानी बरतिए। ठीक है, प्रिवेंटिव बोलने का सिंपल यही मतलब है। क्यूरेटिव बोलने का मतलब हो गया भाई कि अब लोन तो दे दिए हैं, अब लोन अब बैड डेट में चला गया, तो इसको रिकवर कैसे किया जाए। ठीक है, उसको रिकवर कैसे किया जाए ये आपका बायोलॉजी से रिलेटेड है। जैसे कि आप लोग जब बचपन में पढ़े होंगे, ये लाइन कहाँ गया, ये प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि बीमारी से पहले आप अपना क्या बोलते हैं प्रिवेंशन लेके चलिए। तो उसके लिए हम क्या करते थे, हम लोग क्या लगाते हैं, वैक्सीन लगाते हैं ना, ताकि हम लोग किसी कारण से बीमार ना पड़े। तो एक होता है कि पहले बीमार नहीं पड़े इसलिए पहले वैक्सीन ले रहे हैं, जैसे टाइफाइड का, मलेरिया का, जॉन्डिस का, सब हम लोग पहले से वैक्सीन लेके रहते हैं ना, तो हम लोग बीमार ही ना पड़े। अब एक होता है क्या आपका मेडिसिन बाद में क्योरेटिव वाला ट्रीटमेंट, कि भाई बीमार आप पड़ गए हैं, तबियत खराब हो गया, अब हमको ठीक करो वाला लॉजिक। चाहिए बैंक का भी सेम लॉजिक है कि भाई लोन देने से पहले जितना हो सके सावधानी बरत लो, ताकि एनपीए को नौबत ही ना आए। और क्योरेटिव क्या है कि भाई अब लोन तो गया, मतलब अब लोन रिकवर होने से रहा, तो आप कोई तरीका निकालो भाई कि ताकि लोन रिकवर हो सके। ठीक है, तो ये है दोनों में मेन डिफरेंस। तो अब इसी को हम लोग अच्छा से डिटेल में माफ कीजिएगा, इसी को डिटेल में अच्छा से हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो तरीका क्या है, क्योरेटिव मैनेजमेंट टूल्स, यानी कि लोन ऑलरेडी दिया चुका है, अब भाई इसको रिकवर कैसे करना है। तो सबसे पहला तरीका क्या आपका ओटीएस, यानी कि वन टाइम सेटलमेंट, यानी कॉम्प्रोमाइज स्कीम। कॉम्प्रोमाइज बोलने का मतलब है कि भाई ठीक है, मान लीजिए आपका 10 लाख रुपया था, ठीक है, लोन बैंक को 10 लाख रुपया देना था, तो सेटलमेंट हो रहा था, बैंक को लग रहा है कि भाई 1 रुपया भी मिलने वाला नहीं है, तो बोला यार सेटलमेंट करे, कुछ तो दे दो, कुछ तो गवर्नमेंट मतलब बैंक चाह रहे कि कुछ तो रिकवर कर ले इससे हम। तो कोई करता भाई कम से कम, जनरली कम से कम इस 10 लाख का 25%, यानी कि 2.5 लाख रुपया किसी तरह से तुम दे दो और बाकी 7 लाख हटाओ, रफा दफा करो। ठीक है, अब ये मत सोचेगा सर इसे तो हम भी करेंगे, लाखों का लोन ले लेंगे और उसको सेटलमेंट करवाएंगे। अगर वैसा कीजिएगा ना, तो आपके ऊपर सिविल स्कोर का वो ना एकदम काला धब्बा ऐसे जोर डालेगा कि दोबारा अगले बार अगर कोई इसे 5 रुपए को उधार लेने चाहिए वो भी नहीं देगा। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तब नहीं देगा, प्राइवेट मनी लेंडर तो भले दे दे, और प्राइवेट मनी लेंडर लोग आपको सेटलमेंट थोड़ी करेगी। प्राइवेट मनी लेंडर लोग पूरा वो आपको पकड़ के गर्दन यहाँ से ले जाएगी। वो लोग अलग ही तरीका होता है पैसा रिकवर करने का, आपको बता दे रहे हैं। फिर वो लोग गुंडा वाला लाइन में सीधा उतरेगा। ये बैंक सेटलमेंट कर रही है, अब मार तो सकती नहीं, मार पीट तो सकती नहीं, अब खुद ही का इसका भाई फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब है, तो कुछ कर भी नहीं पा रही है। ठीक है, तो इसको मेनली सेटलमेंट मैकेनिज्म कहाँ पर है, ये सरफासी एक्ट के अंदर में है। ठीक है, इसमें क्या होता है भाई, बोरोवर एक टाइम में एक पेमेंट कर देता है, लगभग 25% जैसा पेमेंट करके रफा दफा करता है अकाउंट को अपना। लोक अदालत, बहुत बार क्या होगा भाई, लीगल सर्विस अथॉरिटी है जो आपका 1996 में था, ये लोग क्या कराता है भाई, रिसॉल्व कराता है डिस्प्यूट को, भाई क्या दिक्कत है बताओ, और म्यूचुअल सेटलमेंट कराने का कोशिश करता है। ठीक है, जनरली हैंडल करता है कितना, आपका 20 लाख तक का जो अमाउंट है उसको, तो याद रखिएगा ये हो गया। फिर DRT यानी कि डेट ट्राइब्यूनल, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसमें ये लोग स्पेशलाइज ट्राइब्यूनल फॉर रिकवरी बैंक ड्यूज। अब भाई ये लोग बहुत अपना काम है, स्पेशलाइज है, जो लोन दिया गया है उसको कैसे रिकवर करना है इस काम को अच्छा जानता है। जनरली ये लोग 20 लाख और उससे अधिक का काम को देखने का काम करता है। ठीक है, अपील रिक्वायर 75% डिपॉजिट अंडर DRT एक्ट, मतलब इसमें क्या होता है, सुनवाई के लिए पहले 75% डिपॉजिट करना पड़ता है। ठीक है, इस एक्ट में अंडर द सरफासी एक्ट 50% डिपॉजिट इज रिक्वायर्ड व्हिच मे बी रिड्यूस्ड टू 25% बाय द ट्राइब्यूनल। मतलब जब सुनवाई होता है ना, कोई भी काम का सुनवाई होता है, अगर रिकवर करना तो भाई पहले बोला था कि इतना पैसा रखो, नहीं तो सीधा सीधा वो केस हार जाओगे। ठीक है, इसको थोड़ा आपको, देखिए मेरा बात सुनिए, ये जो अलग अलग आपको जो हम पढ़ा रहे हैं इसको आपको एकदम डिटेल में चीर फाड़ करके नहीं पढ़ना है, बस जान लीजिए इसको मतलब और फुल फॉर्म, बस एकदम डिटेल में जाइए। तो लोग अपना अपना ये लोग पूरा प्रकार से बहुत समझ, पूरा DRT एक्ट है वो समझ में आ रहा कितना हेडेक हो जाएगा, तो बस मतलब जानिए, बात खत्म। ऐसा ना हो कि आपको अगर एग्जाम में बैठे अब उसको अगर आपको बेसिक भी आपको उसको आइडिया होगा उस टॉपिक के बारे में, एक आपको एक हद तक नॉर्मल आइडिया भी होगा, तो आप क्वेश्चन सही टिक मार के आइएगा। हर चीज देखिए, यूजीसी नेट में अगर हर चीज डिटेल में पढ़ाना स्टार्ट हो गया ना बच्चों, तो सिलेबस इतना बड़ा है कि आप पढ़ते 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 मर जाइएगा।
तो पढ़िए वही जो एग्जाम में आता है, पढ़िए वही जो एग्जाम में पूछता है। और इन सब को बस खाली आपको बस हल्का सा बेसिक आपका होना चाहिए, इन सब टॉपिक को लेकर के आपको बेसिक नॉलेज हो, उसके बाद वो सफिशिएंट क्वेश्चन सॉल्व हो। एकदम जहाँ पे एकदम डिटेल में पूछता है वहाँ तो डिटेल में पढ़ाते ही है ना, जहाँ एकदम डिटेल में पूछता है वहाँ डिटेल में पढ़ाते हैं। फिर क्या आपका कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग, सीडीआर। इसमें क्या होता है, रिस्ट्रक्चर मैकेनिज्म फॉर फाइनेंशियल स्ट्रेस कंपनीज। इसमें क्या होता है, बहुत बार लोन को ना तोड़ मरोड़ के कम ज्यादा बढ़ा घटा दिया जाता है, समझ में आया? अप्लाई टू मल्टीपल बैंकिंग कंसोर्टियम लोन्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपोजर शुड बी जनरली 10 करोड़ और मोर। इसमें डील कौन होता है, 10 करोड़ और अधिक से। इसमें क्या होता है, रिस्ट्रक्चर पता है, इतना पेमेंट नहीं कर पा रहा तो चलो और टाइम लाइन बढ़ा देते हैं, ठीक है। जनरली कंसोर्टियम बोलने का मतलब थोड़ा भाई साहब बोले थे ना, कंसोर्टियम मतलब टाइम लिमिट बढ़ा दिया जाता है कि भाई ठीक है आप लंबे समय तक करके लोन दीजिएगा, ठीक है। या बहुत कोई लोग हो सकता है मिल के भी देता हो सकता है, मोरेटियम बोलते हैं। एग्जैक्ट मुझे देखना याद नहीं आ रहा, पता नहीं भुला गए। दो वर्ड है, एक कंसोर्टियम और एक मोरेटियम, ठीक है। तो अब वो क्लियर कट याद नहीं आ रहा है, वरना क्या बोले दिमाग में आ नहीं रहा है। आगे देखिए, स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चर। स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चर में क्या है, इसमें भी बैंक जो है कन्वर्ट करती है डेट को इक्विटी शेयर में। अगर उस कंपनी का डेट है उसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करती है तो याद रखिएगा वो एसडीआर में आता है। बैंक ऑप्टेन मैनेजमेंट कंट्रोल ओवर डिफॉल्टिंग कंपनी इंट्रोड्यूसिंग थ्रू जॉइंट लेंडर फॉर्म, ठीक है। अब इसमें जॉइंट लेंडर फॉर्म को से इस तरह से कन्वर्ट लोग काम करता है, ठीक है, कि जो डेट है उसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करा दीजिए। फिर क्या है, एक होता है, एक लोग होता है विलफुल डिफॉल्टर। अब ये क्या है, बोरोवर हैज एबिलिटी टू पे, याद रखिए एबिलिटी टू पे बट इंटेंशनली डज नॉट रिपेइंग। कुछ लोग होता है ठेठ टाइप का, बस लोन ले लिया है और रिपेमेंट पेमेंट करने के चक्कर में नहीं है। ऐसा नहीं कि बेचारा गरीब है या नहीं कर पा रहा है, उसका बिजनेस डूब गया, ये सक्षम है, एबिलिटी टू पे है उसका, पर फिर भी नहीं कर रहा क्योंकि लातों का भूत है, कुछ लोग लातों का भूत होता है, ठीक है। लोन फंड्स में आल्सो डाइवर्टेड फ्रॉम अनऑथराइज्ड पर्पस और बैंक रिपोर्ट सच बोरोवर्स टू द आरबीआई। ऐसा जो होता है ढीठ टाइप का, जो बेशरम लोग होता है, जो ले लिया पैसा नहीं दे रहा है, उस टाइप को फिर ये लोग डील करता है। इन लोगों के साथ जनरली जो सिविल स्कोर है ना उसको वो लोग खराब कर दिया जाता है, ठीक है। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी सिविल पब्लिश इन्फॉर्मेशन ऑफ सूट फाइल अकाउंट अबव 25 लाख। सूट फाइल करके पैसा रिकवर करने कुछ होता है। फिर क्या आपका सरफासी एक्ट 2002। अब ये क्या देखिए, इनेबल सिक्योर्ड क्रेडिटर टू रिकवर लोन्स विदाउट अप्रोचिंग सिविल कोर्ट। अब इसमें क्या भाई, जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है, जो एसेट दे करके अपना एसेट दिया है उसके बदले में लोन दिया है, तो एनेबल करते हैं भाई लोगों का पैसा अच्छा से रिकवर हो जाए, ठीक है। बैंक कैन टेक पोजीशन ऑफ सिक्योर्ड एसेट, उस तरह का जो एसेट है उसको बैंक अपना अंडर में ले सकती है, उसको बेच के निकाल सकती है पैसा। बैंक कैन ऑक्शन कोलेटरल टू रिकवर ड्यूज, जरूरत पड़ने पर बैंक जो है उसको बैंक को सेल करके उसका प्रॉपर्टी रिकवर कर लेगा। इम्पावर्स एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अब ये क्या है, आपका जो सरफासी, हम लोग का जो सरफासी एक्ट है, वो जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है उसको काफी ज्यादा पावर देने का वो काम भी कर देती है। जैसे क्या पावर देती है, देखिए एआरसी यानी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी समझ लीजिए, ऑल्सो नोन एज सिक्योराइजेशन कंपनी ऑफ रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। लोगों का नाम है ऐसा कि बोलिए सिक्योराइजेशन कंपनी बोलिए या तो फिर रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बोलिए, ये लोग बोलिए ना रिकवरी करने में एक्सपर्ट होता है। परचेज बैड लोन फ्रॉम द बैंक एट डिस्काउंट प्राइस, फोकस ऑन रिकवरिंग स्ट्रेस एसेट। ये लोग बैंक से ले लेगा जो भी लोन सब है उसको रिकवरी कराने का काम मेरा रहा, और ये लोग अपने स्टाइल में रिकवरी कराएगी। एक संजय दत्त का पिक्चर है ईएमआई करके, ईएमआई लिया है तो चुकाना भी पड़ेगा, बहुत पुराना पिक्चर है। उसमें बैंक सब लोन दे देती है, जिसको हम ठीक से चेक करते नहीं है, बस लोन ले लीजिए लोन ले लीजिए। उस समय चर्चा था, एक समय था ना कि क्या आपको लोन चाहिए करके, अब लोन देती है रिकवर कर पाते नहीं है, तो संजय दत्त उसमें क्या आता है, संजय दत्त गुंडा रहता है, ठीक है, मतलब वही दबदबा, थोड़ा दबंग टाइप का दबदबा है। अब लोग जानते हैं भाई कि प्यार से तो कोई रिटर्न करने से रहा, अपने स्टाइल में रिटर्न करवाना पड़ेगा, बैंक का रिकवरी करना पड़ेगा, प्यार से तो कोई पैसा देने से रहा, या ढीठ लोग कुछ लोग रहता है। तो जो पहला जो एआरसी था, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, याद रखिएगा, जो सिक्योरिटी कंपनी बोलते हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन सिक्योरिटी कंपनी से बोलते हैं। पहला का नाम क्या है आपका एआरसीआईएल फर्स्ट है, सेकंड क्या है एएसआरईसी, ये सेकंड एआरसी कंपनी या सिक्योरिटी कंपनी है, ठीक है। उसके बाद है 5:25 रूल। अब इससे क्या मतलब हो गया, फ्लेक्सिबल फ्री फाइनेंसिंग स्कीम फॉर द लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, एमोर्टाइजेशन पीरियड 25 ईयर्स और रिफाइनेंसिंग अलाउड एवरी 5 ईयर्स। कि भाई हर साल, इसमें क्या होता है कि जो लोन लिया गया है उसको गवर्नमेंट लोन दे देती है और हर 5 साल में चेक करते रहते पैसा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इस टाइप से। एक ही बार में पैसा देना
मूर्खता होता है। ठीक है, ये लोग क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल रिफाइनेंसिंग, मतलब पैसा एक बार में फाइनेंस नहीं दे रही है, तो अलग अलग स्कीम में दे रही है, लंबा समय का प्रोजेक्ट है तो हर 5-5 साल में दे रही है पैसा, ये ध्यान में देखते हुए कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, बैंकरप्सी, अब ये क्या, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड यानी कि आईबीसी 2016। अब इसमें क्या है, लैंडमार्क इंसॉल्वेंसी लॉ, यह बोलता क्या है, शिफ्टेड फ्रॉम द डेटर इन पोजीशन टू द क्रेडिटर इन कंट्रोल। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसमें जो एसेट था ना डेटर का, जो गिरवी रखा हुआ है, तो क्रेडिटर जो है उसका मेनली कंट्रोल कर नहीं सकता उस एसेट को, मतलब चाहे तो बेच के निकाल सकता है, मतलब उसका कंट्रोल पे आ जाएगा। तो लिखा है प्रोवाइड ए टाइम बाउंड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस, कंपनीज आइदर रिकंस्ट्रक्टेड और लिक्विडेटेड, कंपनी तो खुद को रिस्ट्रक्चर करेगी लोन को, तो फिर डूब जाएगी। फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा कि डेटा इन पोजीशन टू द क्रेडिटर इन कंट्रोल, जरूरत पड़ने पे ऐसा भी होता है क्या कि शिफ्टेड द सिस्टम फ्रॉम डेटर इन पोजीशन टू क्रेडिटर इन कंट्रोल, बोलने का मतलब है कि ऐसा तो बहुत ही रेयर होता है, पहली बात तो कि जो एसेट जो है वो जनरली डेटा के पास रहता है, उसको क्रेडिटर के पास बहुत रेयर केस में भेजते हैं, लेकिन जब इस केस में जब भेजते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। जरूरत पड़ने पे ये बहुत रेयर केस में होगा, आसानी से नहीं होगा कि डेटर का एसेट क्रेडिटर के पास चला जाए और क्रेडिटर उसको बेच के जो करना है कर ले, वो बहुत रेयर में होगा। ठीक है, और बेचने का ही परमिशन तब वो जब रीपेमेंट नहीं करेगा तब। ठीक, तो ये था अभी तक आपका क्योरिटी मैनेजमेंट का। अब देखिए लोग देखते हैं क्या, प्रिवेंशन मैनेजमेंट का। भाई प्रिवेंट मतलब लोन को देने से पहले क्या प्रिकॉशन रखें, क्या प्रिवेंशन रखें। तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर लोन दे रहे हैं तो भाई इसमें रिफाइनेंस, फ्लेक्सिबल रिफाइनेंसिंग होगा, एक बार पेमेंट नहीं मिलेगा, हर 5-5 साल में आपको पैसा मिलेगा, 25 साल तक। ऐसे काम कीजिए पैसा लीजिए, काम नहीं कीजिएगा पैसा नहीं मिलेगा, सीधा लॉजिक। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड बता दिए कि भाई इसमें पावर जो है पूरा बोरोवर के पास है, क्रेडिटर के पास जाने का चांस रहेगा अगर वो एसेट को लेकर के है तो। फिर क्या है, सिविल स्कोर, लोन सिविल का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। सिविल का रेंज कितना होता है, स्कोर क्रेडिट स्कोर आपका 300 से लेकर 900 तक। ठीक है, सिविल स्कोर बताता क्या है बच्चों, सिविल स्कोर किसी भी कंपनी, किसी भी जो पर्सन है, इसका इस पर्सन का सिविल स्कोर बोलने का मतलब होता है कि भाई ये आदमी टाइम टू टाइम पेमेंट करता है कि नहीं करता अपना लोन का। अगर सिविल स्कोर अच्छा होगा तो उसका सिविल स्कोर कितना 800 से ऊपर होगा, 800 से 900 बीच होगा, मैक्सिमम 900 है। ठीक है, और सिविल स्कोर खराब होगा तो बैंक सब लोन देने से पहले बहुत बार सोचेगी। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है, अब स्टैब्लिश कब हुआ था, जनवरी 2001 में। एसबीआई और एचडीएफसी एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश किया था मेनली। आपका इसका मिनिमम क्या करती क्या है, क्रेडिट हिस्ट्री ऑफ बोरोवर देखती है भाई, अगर ये आदमी कहीं और लोन लिया था तो उस लोन का पेमेंट तो टाइमली किया है कि नहीं किया है, और क्या। ठीक है, तो ये था आपका सिविल स्कोर। फिर नो योर कस्टमर, ये तो आप अच्छा जानते होंगे, नो योर कस्टमर, ये इसको इंट्रोड्यूस किया गया था आरबीआई गाइडलाइंस में 2002 में। नो योर कस्टमर आपको बहुत अच्छा आइडिया होगा। ठीक है, फिर आपका आता है आपका जॉइंट लेंडर फॉरम। अब इसका क्या मतलब है सुनिए, जॉइंट लेंडर फॉरम इज अ कंसोर्टियम ऑफ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर्म टू रिजॉल्व स्ट्रेस एसेट जॉइंटली अंडर मैकेनिज्म सच एज strategic debt or restructuring. The JLF, the Joint Lender Forum, may decide to convert outstanding debt into equity to get management control of the borrowing companies. सिंपल सा मतलब भाई, 2-3 आदमी मिलकर के लोन को दे रहे हैं, क्या नाम है, जॉइंट लेंडर फॉरम। ठीक है, और कुछ है नहीं है। माफ कीजिएगा बच्चों थोड़ा सा, तो बस इसमें इतना ही था, और तो कुछ है नहीं।